अच्छा जी, तो हम फंगल मेनिंजाइटिस डिस्कस कर रहे थे कि फंगल इन्फेक्शन जो है हमारे नर्वस सिस्टम में वो राइज दे सकता है क्रोनिक मेनिंजाइटिस को, और एज विद द अदर पैथोजेंस ये भी एसोसिएटेड हो सकता है एट टाइम्स विद द पैरेनकाइमल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेशन जो है वो बढ़ा देती है रिस्क फॉर दीज डिजीजेज जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं होता फॉर इन्फेक्शन टू अकर। सेवरल जो फंगल पैथोजेंस हैं वो सीएनएस डिजीज़ करवा सकते हैं। सबसे पहला है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, ये दोनों करवाएगा, मेनिंजाइटिस भी और मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, ऑफन इन द सेटिंग ऑफ इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है, ये फल्मिनेंट भी हो सकता है और फैटल इन एज लिटिल एज 2 वीक्स और मे बी इंडोलेंट इवॉल्विंग ओवर मंथ और ईयर्स। ठीक है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर फल्मिनेंट और फैटल किस्म का भी हो सकता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की वजह से मेनिंजाइटिस और मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, या फिर ये महीनों से सालों तक इंडोलेंट कोर्स भी रख सकता है। तो सीएसएफ जो है इसमें हमें फ्यू सेल्स भी मिलेंगे लेकिन एलिवेटेड प्रोटीन होगा, याद रखिएगा। और म्यूकोइड जो इनकैप्सुलेटेड यीस्ट है वो भी हम इंडिया इंक के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं इंडिया इंक प्रिपरेशन में। एक्सटेंशन इसकी ब्रेन के अंदर फॉलो करती है वेसल्स को इन द रिचो रॉबिन स्पेस, जो हमने पढ़ा हुआ है कि वेसल्स के अराउंड स्पेस होती है, और जैसे ऑर्गेनिज्म ये प्रोलिफरेट करेंगे तो ये स्पेसेस जो हैं वो एक्सपेंड होंगी तो सोप बबल लाइक अपीयरेंस मिलेगी। इस फिगर में देखिए 23.17 में यहाँ पे क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन दिखाया गया है। ये होल ब्रेन सेक्शन है जो शो कर रहा है न्यूमरस एरिया ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, और साथ में एसोसिएटेड है विद द स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पेरीवास्कुलर स्पेसेस। ठीक है, पेरीवास्कुलर स्पेसेस में भी वो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कर गया है। यहाँ बी फिगर में देखें हायर मैग्नीफिकेशन पे ये पॉसिबल है कि हमें क्रिप्टोकोकाई लेजन में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये वाला जो है इन्फेक्शन ये कॉमनली नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है इन द सेटिंग ऑफ डायसेमिनेटेड जब इन्फेक्शन हो, तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है डिजीज़ को कि ये इन द सेटिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन हो जाए। हिस्टोप्लाज्मोसिस टिपिकली याद रखिएगा कि बेजिलर मेनिंजाइटिस करवाती है एलिवेटेड सीएसएफ प्रोटीन के साथ। माइल्डली डिक्रीज हमें इसमें ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा वो डिक्रीज होगा, और लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस माइल्ड होगा, याद रखिएगा, लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस, यानी सीएसएफ में एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए इन अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट की अमाउंट उसमें बढ़ जाए, उसको कहते हैं लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम में याद रखिएगा कि जो पैरेनकाइमल लेशंस होंगी ये भी हो सकती हैं, मोस्टली फ्रॉम ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म अलोंग द विर्चो रॉबिन स्पेस। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म विर्चो रॉबिन स्पेस के अलोंग ट्रैक होता है। उसके बाद एक ऑक्साइडियोट्स इमिटिस, ये भी एक फंगस है जो कि डेजर्ट वाले रीजन्स में एंडेमिक है ऑफ द अमेरिकन साउथ वेस्ट। मोस्ट कॉमनली एक मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है इन द सेटिंग ऑफ डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन। तो इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं बाय एग्जामिनिंग द सीएसएफ फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को हम एग्जामिन करेंगे, और ट्रीटमेंट के बगैर जो है ना ये कॉक्साइडियल मेनिंजाइटिस इसमें बहुत ज़्यादा हाई फैटेलिटी है, ठीक है, फैटल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब पैरेनकाइमल इन्फेक्शंस पे। ठीक है, इन्फेक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम में अब है पैरेनकाइमल इन्फेक्शन। पूरा जो इंटायर गैमेट ऑफ इन्फेक्शंस है पैथोजेंस का, वायरसेस से लेके पैरासाइट्स तक, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है, ऑफन इन द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स। इन जनरल वायरल इन्फेक्शंस जो है वो याद रखिएगा कि डिफ्यूज़ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब एसोसिएटेड नहीं होंगे मेनिंजाइटिस के साथ तो वो लोकलाइज्ड होंगे, जबकि वायरल डिफ्यूज होंगे, और बैक्टीरियल वाला भी तब लोकलाइज्ड होगा जब साथ में मेनिंजाइटिस ना हो। ठीक है, जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म मिक्स पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। तो इम्यूनो सप्रेस्ड होस्ट में मोस्ट वाइड स्प्रेड जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी एजेंट के साथ टिपिकल होती है। सबसे पहले है ब्रेन एब्सेसेस। देखिए, ब्रेन एब्सेसेस मोस्ट ऑफन कॉज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, याद रखिएगा। तो ये डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म की, लोकल एक्सटेंशन भी हो सकती है किसी एडजेसेंट फोकाई से, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैस्टोइडाइटिस हो गया है, मैस्टोइड्स की इन्फ्लामेशन, या पैरानेजल साइनोसाइटिस हो गया तो वहाँ से लोकली एक्सटेंड कर सकता है ब्रेन में। इवन हेमाटोजेनस स्प्रेड भी होता है यूजुअली किसी प्राइमरी साइट से हार्ट के अंदर, लंग्स या डिस्टल बोन्स, या फिर जब टूथ की एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है तो ब्लड के थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और ब्रेन एब्सेसेस करवा देगा। ठीक है, तो प्री डिस्पोजिंग कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस आ जाता है, जिसमें से सेप्टिक एम्बोलाई रिलीज़ होंगे और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल एब्सेसेस। ठीक है, और इसके अलावा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है ये भी याद रखिएगा एसोसिएटेड होती है विथ राइट टू लेफ्ट, इसमें शंट होता है। ठीक है,
तो राइट टू लेफ्ट शंट होगा और लॉस ऑफ पल्मोनरी फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा हार्ट में, ठीक है। पल्मोनरी फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पा रही ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस जैसा कि ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो ये भी प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। इससे फिर माइक्रोब्स की सोर्स मिलेगी जो कि स्प्रेड करेंगे ब्लड के थ्रू हेमेटोजीनसली। तो एब्सेसिस याद रखिएगा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रक्टिव लेजन्स होती हैं जिनमें सेंट्रल जो है वो लिक्विफेक्टिव जोन होता है एब्सेस में, और ये खुद जो है सराउंड हुआ होता है रिम ऑफ वास्कुलराइज्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू के साथ, ठीक है। वो उसको सराउंड करता है और फाइब्रस टिश्यू भी इसको सराउंड कर रहा होता है एब्सेस को, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। तो अगर इसमें बी फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है, पहले भी हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पे ये दो फ्रंटल लोब में वाइट मैटर के अंदर सेंट्रल एब्सेसिस बनी है, ठीक है, जो एरोज शो कर रहे हैं। तो आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल जो इसको ये सराउंड कर रहा है, इसके बाहर जो है ना एक जोन होता है रिएक्टिव ग्लायोसिस का। पेशेंट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रेजेंट करेंगे प्रोग्रेसिव फोकल डेफिसिट्स के साथ, एज वेल एज उनको कुछ जनरल साइंस भी होंगे रिलेटेड टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से उनको कुछ जनरल साइंस होंगे। जबकि CSF, वाइट ब्लड सेल काउंट और प्रोटीन ये भी उनमें हमें एलिवेटेड मिलेंगे। लंबा पंक्चर जो है उसका भी लिटिल रोल होता है डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन एब्सेस में, क्यों? क्योंकि सिंस जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा रिलायबली कल्चर होंगे बाय ड्रेनिंग द एब्सेस डायरेक्टली, उसको ड्रेन करके ही हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मास इफेक्ट होगा इस एब्सेस की वजह से, तो decrease in the lumbar CSF pressure following the lumbar puncture can result in the downward herniation of cerebral content and neurologic deterioration। यानी अब क्योंकि उससे जो है CSF का प्रेशर जो है, लंबर CSF प्रेशर वो कम हो जाएगा, तो उससे लंबर पंक्चर के बाद तो उसकी वजह से फिर जो सेरेब्रल कंटेंट है वो डाउनवर्ड हर्निएट भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर लो है, और इसकी वजह से फिर न्यूरोलॉजिक डिटोरिएशन हो सकती है। सिस्टेमिक या लोकल जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता अपेरेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात हो रही है। उसके अलावा कह रहा है कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो फैटल ब्रेन हर्निएशन कॉज करवा सकता है, याद रखिएगा। और एब्सेस जो है वो रप्चर कर सकती है जिसकी वजह से वेंट्रिकुलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस और वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसकी वजह से होंगी, ठीक है। जो एब्सेसिस की वजह से एक तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो फैटल ब्रेन हर्निएशन होगी, और एब्सेस जो है वो रप्चर करके ये कॉम्प्लिकेशन करवाएगी। सर्जरी और एंटीबायोटिक्स रिड्यूस कर सकती हैं अदरवाइज हाई मोर्टेलिटी रेट को, विथ अर्लियर इंटरवेंशन लीडिंग टू बेटर आउटकम्स। नेक्स्ट अब ब्रेन एब्सेसिस के बाद आता है वायरल एंसेफेलाइटिस। वायरल एंसेफेलाइटिस असल में एक पैरेनकाइमल इन्फेक्शन होता है ब्रेन का, जो कि ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, याद रखिएगा, एसोसिएटेड होता है मेनिंजियल इन्फ्लामेशन के साथ, यानी इसमें मेनिंजीज भी इन्फ्लेम होंगी, इसको हम कहते हैं मेनिंजो एंसेफेलाइटिस। वाइल डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो शो करते हैं वेरिंग पैटर्न ऑफ इंजरी, मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिक फीचर है वो होता है पेरीवास्कुलर एंड पैरेनकाइमल मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट, माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स और न्यूरोनोफेजिया, जो मैक्रोफेजेस न्यूरॉन्स को ही ईट करेंगे, इस तरह का हमें पैटर्न मिलता है। तो वैसे तो बहुत से वायरसेस डिफरेंट पैटर्न ऑफ इंजरी शो कर देंगे, लेकिन हिस्टोलॉजिक फीचर जो है ना मोस्ट कैरेक्टराइज इसी से होता है कि मतलब पेरीवास्कुलर और पैरेनकाइमल मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स मिलेंगी और न्यूरोनोफेजिया। तो 23.18A to B देखें, इस ए फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है वायरल इन्फेक्शन। इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंडिंग्स हैं मैनी फॉर्म्स ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस में, वो है कि हमें पेरीवास्कुलर कफिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स मिलती है, ठीक है, वेसल्स के अराउंड कफिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स ए फिगर में, और यहाँ पे देखें बी फिगर में माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स भी हमें मिलेंगी, ठीक है। ये है माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स जो हमें वायरल इन्फेक्शंस में मिलती हैं। अब कह रहे हैं कि सर्टेन वायरसेस जो हैं ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूजन बॉडीज़ भी बनाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है ना ये पार्टिकुलरली ससेप्टेबल होता है सर्टेन वायरसेस को, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेबीज़ वायरस स्पेशली और पोलियो वायरस। कुछ वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिक CNS सेल टाइप्स को, जबकि बाकी प्रेफरेंशियली इन्वॉल्व करते हैं पार्टिकुलर ब्रेन के रीजन्स को, जैसे कि मीडियल टेम्पोरल लोब को कोई इन्वॉल्व करता है या लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है। तो पार्टिकुलर ब्रेन रीजन्स को कुछ इन्वॉल्व करेंगे जो कि लाई करेगा अलॉन्ग द वायरल रूट ऑफ एंट्री, जहाँ से वो एंटर किया है वहाँ पे ये रीजन से लाई कर रहे होते हैं। इंट्रायूट्राइन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो ये ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड के थ्रू होगा, रुबेला का भी
और साइटोमेगेलोवायरस का, तो ये डिस्ट्रक्टिव लेजन्स करवा सकते हैं। इसके अलावा जीका वायरस भी जो है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ करवाता है, याद रखिएगा, ब्रेन में। इसके अलावा इन एडिशन टू द डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो इसमें हो रहा है, डायरेक्टली इन्फेक्ट हो रहा है, CNS जो है वो इंजर ऑल्सो हो सकता है इम्यून मैकेनिज्म्स के थ्रू आफ्टर द सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन के बाद ही इम्यून मैकेनिज्म के थ्रू भी हमारा CNS इंजर हो सकता है। तो नेक्स्ट है आर्बो वायरसेस। आर्बो वायरसेस हमें पता है कि आर्थ्रोपॉड बोर्न वायरसेस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस का कॉज बनते हैं स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, और ये कैपेबल होते हैं कि ये बहुत ही सीरियस मॉर्बिडिटी और हाई मॉर्टेलिटी कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें आर्बो वायरस में जो कॉमनली इनकाउंटर टाइप हैं वो आपने याद रखनी है। एक तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इक्वीन इंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन। पेशेंट डेवलप करता है जनरलाइज्ड, उसको न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगे जैसे कि सीजर्स, कन्फ्यूजन, डेलीरियम, स्टूपर या कोमा, एज वेल एज उसको कुछ फोकल साइंस होंगे जैसे कि रिफ्लेक्स एसिमेट्री और ओक्यूलर पाल्सीज। CSF जो होता है ना वो यूजुअली इसमें कलरलेस होता है, लेकिन वो स्लाइटली एलिवेटेड प्रेशर के साथ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CSF कलरलेस होगा लेकिन स्लाइटली एलिवेटेड प्रेशर के साथ, और अर्ली न्यूट्रोफिलिक हमें पिलियोसाइटोसिस मिलेगी उसमें, यानी CSF में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाएंगे जो कि रैपिडली कन्वर्ट होंगे लिम्फोसाइटोसिस के अंदर। प्रोटीन की जो कंसनट्रेशन है वो भी आपने याद रखना है, हमें इसमें एलिवेटेड मिलती है, लेकिन ग्लूकोज याद रखिएगा नॉर्मल रहेगा। तो थस CSF की जो एग्जामिनेशन है वही हमें हेल्प करेगी कि हम डिस्टिंग्विश करें वायरल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द CNS से। तो हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से में CSF में हमें ग्लूकोज कम मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, एलिवेटेड मिल रहा है, किसमें जो है लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई, किसी किसी में ग्लूकोज एलिवेटेड है, किसी में कम है, किसी में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है पिलियोसाइटोसिस, किसी में लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। CSF के ही थ्रू हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को CNS का। ठीक है, तो ये बहुत याद करने वाली चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज़ याद करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। आर्बो वायरस का जो इंसेफेलेटाइड्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं सिमिलर हिस्टोपैथोलॉजिक पिक्चर, वैसी ही होगी कैरेक्टरिस्टिकली। इसमें भी हमें जो है पेरीवास्कुलर लिम्फोसाइटिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस मिलता है वेसल्स के अराउंड, और कभी कभार उसमें न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, वैसे तो लिम्फोसाइटिक है लेकिन वो न्यूट्रोफिल्स भी होंगे। तो फिगर जो 23.18 यहाँ ए फिगर हमने देखा, तो इसमें देखें वेसल के अराउंड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है पेरीवास्कुलर। मल्टीफोकल जो ग्रे मैटर है और वाइट मैटर की नेक्रोसिस हो जाएगी मल्टीफोकल, ये भी नज़र आएगी, और ऑफन ये न्यूरोनोफेजिया के साथ एसोसिएटेड होगी, याद रखिएगा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोनल डेब्रिस, एज वेल एज हमें माइक्रोग्लिया की लोकलाइज्ड कलेक्शंस भी मिलेंगी जिनको हम माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स भी देखी, ये भी हमें इसमें आर्बो वायरस इंसेफेलेटाइड्स में मिलेंगी। सीवियर वाले जो केसेस होंगे उनमें नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस हो सकता है जो एसोसिएटेड होगा फोकल हेमरेज के साथ। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग वाली वास्कुलाइटिस होगी और फोकल हेमरेज के साथ। दैट्स इट। अगला है हर्पीस वायरसेस। ठीक है, हम सारी वायरल इंसेफेलाइटिस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अगली है हर्पीस वायरसेस। तो HSV टाइप 1 इंसेफेलाइटिस जो है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होता है। तो ये टिपिकली मैनिफेस्ट करता है कि उसके एल्ट्रेशन आ जाएगी मूड में, मेमोरी और बिहेवियर एल्ट्रेशन। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि उनका फ्रंटल और टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, इससे यही पता चलता है। बार बार रिकरेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की इंसेफेलाइटिस कभी कभार एसोसिएटेड होती है इनहेरिटेड म्यूटेशन के साथ। कोई ना कोई म्यूटेशन होगी जो इंटरफेयर करेगी टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग के साथ, स्पेसिफिकली दैट ऑफ द TLR3। ठीक है, इसके साथ वो म्यूटेशन इंटरफेयर करेगी जिसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे एंटीवायरल डिफेंस के अंदर। तो उसके साथ ये म्यूटेशन इंटरफेयर करिए तो उनको बार बार हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 इंसेफेलाइटिस होगी। तो इसमें अब मॉर्फोलॉजी में जो हर्पीस इंसेफेलाइटिस है ये स्टार्ट इन एंड मोस्ट सिवियरली इन्वॉल्व्स द इंफीरियर एंड मीडियल रीजन्स ऑफ द टेम्पोरल लोब। याद रखिएगा जो टेम्पोरल लोब है उसका भी, लेकिन जो इन्फीरियर वाला है और उसका जो मीडियल लोब है उसको जो है ये इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, और ऑर्बिटल जो गायराएँ हैं फ्रंटल लोब के ऑर्बिटल गायराए को ये हर्पीस इंसेफेलाइटिस अफेक्ट करेगी। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब इस सी फिगर में देखें, यहाँ पर दिखाया गया है हर्पीस इंसेफेलाइटिस जो शो कर रहा है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो गई है इन्फीरियर फ्रंटल की और इसके अलावा टेम्पोरल लोब्स की।
ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन है ना, ये नेक्रोटाइजिंग होता है, याद रखिएगा, हर्पीस का, और ऑफन हेमरेजिक भी होता है सिवियरली अफेक्टेड वाले रीजन्स में। पेरीवास्कुलर जो हम देख लेते हैं ना, वेसल के अराउंड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, ये भी इसमें प्रेजेंट होगा, और लार्ज यूजिनोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन, ठीक है, यूजिनोफिलिक न्यूक्लियस के अंदर इंट्रा न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स हमें मिलेंगी, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, इनको हम काउडरी टाइप ए बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। इंट्रा न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स होती हैं काउडरी टाइप ए बॉडीज़, तो ये हमें न्यूरॉन्स में भी मिलेंगी और ग्लियल सेल्स दोनों में हमें ये इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगी, याद रखिएगा। अब हर्पीस 1 के बाद आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, जो है ना, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, अफेक्ट करेगा, यूजुअली मेनिंजाइटिस की फॉर्म में इन द एडल्ट्स। तो डाइसेमिनेटेड वाला जो सिवियर इंसेफेलाइटिस है, ये हो सकता है बहुत से नियोनेट्स में जो कि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू बॉर्न हुए हों वुमेन को, जिस वुमेन को एक्टिव प्राइमरी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जेनाइटल इन्फेक्शन हो, तो उसके न्यू बॉर्न को डाइसेमिनेटेड सिवियर इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये हमने पता है कि चिकन पॉक्स करवाता है ड्यूरिंग द प्राइमरी इन्फेक्शन, और बिना किसी एविडेंस ऑफ न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है, बस चिकन पॉक्स करवा देता है प्राइमरी इन्फेक्शन में। तो ये वायरस ना इस्टेब्लिश करता है अपना लेटेंट इन्फेक्शन इन द न्यूरॉन्स ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये भी हमें पता है कि डोर्सल रूट गैंग्लिया में अपनी लेटेंट फॉर्म को वहाँ पे रखता है, फिर इसी की रीएक्टिवेशन हो जाती है एडल्ट्स के दौरान, और ये एडल्ट में रीएक्टिवेट करता है पेनफुल वेजिकुलर स्किन इरप्शंस की तरह इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और फ्यू डर्माटोम्स। अब नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, वेजिकुलर इरप्शंस हो रही है, पेन भी हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं शिंगल्स, ठीक है। तो अब ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें परसिस्टेंट पेन सिंड्रोम होगा अफेक्टेड वाले रीजन में, इसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पिटिक न्यूरल्जिया। जहाँ पे जिस डर्माटोम को अफेक्ट करा है ना, वो वहाँ पे बहुत परसिस्टेंट पेन होगा, और इवन सेल्फ लिमिटेड प्रोसेस है उसके बावजूद भी पेन रहेगा, उसको हम पोस्ट हर्पिटिक न्यूरल्जिया कहते हैं। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है ना, ये ऑल्सो ग्रेन्युलोमेटस आर्टेराइटिस करवाता है, आर्टरीज़ की ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, जो कि टिश्यू इन्फाक्ट करवा सकती है। अब जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें आपने याद रखना है कि अक्यूट हर्पीस जोस्टर इंसेफेलाइटिस हो सकती है, इंक्लूजन बॉडीज़ हमें उनके ग्लियल सेल्स में और न्यूरॉन्स में मिलेंगी। अगला है वायरल इंसेफेलाइटिस, जो कि है साइटोमेगेलोवायरस। देखिए, साइटोमेगेलोवायरस जो है हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है फीटसेस को, उनके, और जो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं ना, उनके नर्वस सिस्टम को। सारे जो सेल्स हैं विद इन द CNS, जिनमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ग्लियल सेल्स, इपेंडाइमा, एंडोथेलियम, सारे ससेप्टेबल होते हैं टू इन्फेक्शन। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन कॉज करवा देगा पेरी वेंट्रिकुलर नेक्रोसिस, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अराउंड, और उसके बाद जो है माइक्रोसेफेली हो जाएगी विथ पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन के साथ। पहले पेरी वेंट्रिकुलर जो है वो नेक्रोसिस है इसके अराउंड, और उसके बाद जो है माइक्रोसेफेली हो जाएगी, जिसमें हेड जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, और पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन के साथ वो जो है माइक्रोसेफेली हो रही है। जब एडल्ट्स इन्फेक्ट होंगे ना, तो ये साइटोमेगेलोवायरस प्रोड्यूस कर देगा सब अक्यूट एंसेफेलाइटिस, जो कि ऑफन बहुत सिवियर होता है पेरी वेंट्रिकुलर रीजन में, ठीक है। तो इसमें लेजन्स हेमरेजिक हो सकती हैं, और उनमें हमें टिपिकल वायरल इंक्लूजन बियरिंग सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो लेजन होंगी ना, उनमें हमें वो सेल्स मिलेंगे जिसमें वायरल की इंक्लूजन्स होंगी। नेक्स्ट अब आ जाता है पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस जो है ये एक इंटेरो वायरस है, जो कि मोस्ट ऑफन कॉज करवाता है सब क्लिनिकल या माइल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है। इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ केसेस ये सेकेंडरीली जाके नर्वस सिस्टम को भी इन्वेट करता है, और डैमेज कर देगा मोटर न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन स्टेम में। तो हम इसको पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। अब लॉस हो गया है मोटर न्यूरॉन्स का, तो उसके नतीजे में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी मसल वेस्टिंग के साथ, और हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ द बॉडी में। अक्यूट डिजीज़ के अंदर डेथ हो सकती है क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस की वजह से, ठीक है। तो लॉन्ग आफ्टर द इन्फेक्शन हैज़ रिजॉल्व, जब वो रिजॉल्व कर जाएगा तो उसके बाद 25 से 35 ईयर्स के तकरीबन आफ्टर द इनिशियल इलनेस पुअरली अंडरस्टूड पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है, ठीक है। 25 से 35 सालों के बाद ऑफ द इनिशियल इलनेस पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो जाता है प्रोग्रेसिव वीकनेस का, और ये साथ में एसोसिएटेड होता है विद डिक्रीज्ड मसल बल्क एंड पेन में अपीयर, ठीक है। इसमें मसल बल्क भी कम हो जाता है और पेन भी हो सकता है। री इमर्जेंट
वीकनेस हैज़ सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रायर पोलियो इन्फेक्शन, ठीक है, जो पहले पोलियो इन्फेक्शन हुआ था उसी तरह की वीकनेस जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगी जिन साइट्स पे पहले हुई थी। देन है रेबीज़ वायरस। तो रेबीज़ भी जो है फैटल इंसेफेलाइटिक इन्फेक्शन करवा देता है, ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस। यानी रेबीज़ यही एक फैटल इंसेफेलाइटिक इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है रैबिड एनिमल्स के थ्रू। यूजुअली ये बाइट से होता है, ठीक है, जब वो बाइट करें ह्यूमंस को। तो वेरियस मैमल्स जो है इसके नेचुरल रेजर्वोयर है। एक्सपोजर हो जाए जब कुछ बैट स्पीशीज़ को, इवन बिना किसी एविडेंस ऑफ बाइट के, यानी बेशक उसने बाइट ना किया हो लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कुछ बैट स्पीशीज़ के साथ एक्सपोजर हो तो ये इसमें रिस्क फैक्टर है। वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है बाय असेंडिंग अलोंग द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू वो असेंड करेगा फ्रॉम द वुंड साइट। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड है यूजुअली कुछ महीनों का, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द वुंड एंड द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से लेके यहाँ पे इसने बाइट किया, यहाँ से लेके ब्रेन तक का जितना डिस्टेंस है उतना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। और ये जो पेरिफेरल नर्व्स होती है ना उनके अलोंग ये असेंड करता है, ठीक है, ये वायरस, और असेंड करेगा ब्रेन की तरफ। अब डिजीज़ जो है ये मैनिफेस्ट करेगी इनिशियली, पहले तो इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, रेबीज़ में मलेज होता है, हेडेक और फीवर। और जैसे ही इन्फेक्शन एडवांस करेगा तो पेशेंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी CNS एक्साइटेबिलिटी शो करेगा, यानी स्लाइड्स अगर उसको टच भी किया जाए तो उससे भी वायलेंट मोटर रिस्पॉन्स होगा। स्लाइड से टच बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, साथ में वायलेंट मोटर रिस्पॉन्स होगा जो प्रोग्रेस कर सकता है कन्वर्जेंस की तरफ, ठीक है, अगर थोड़े से टच पे भी उसको पेनफुल होगा और उसको बहुत ही किस्म का वो वायलेंट मोटर रिस्पॉन्स शो करेगा और कन्वर्जेंस होंगी। कॉन्ट्रैक्चर फेरेंजियल मस्कुलेचर का क्रिएट कर सकता है एवर्जन टू स्वेलोइंग इवन वाटर, यानी उसके जो फेरेंजियल मसल्स हैं ना उसके कॉन्ट्रैक्चर की वजह से पेशेंट जो है वो इवन पानी पीने से भी डरता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो पीरियड्स ऑफ मैनिया और स्टूपर जो हैं वो प्रोग्रेस कर जाएगा कि आगे जाके पेशेंट को फिर कोमा हो जाएगा और फिर इवेंचुअली डेथ होगी टिपिकली, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। देन आता है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो पहले 15 सालों में या फिर आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ एड्स, neuropathologic changes were demonstrated as post-mortem examination in as many as 80% to 90% of the cases owing to direct effect of the virus on the nervous system, HIV इंसेफेलाइटिस, ठीक है, पहले 15 सालों में या फिर आफ्टर जब एड्स की रिकॉग्निशन के बाद इस तरह के जो न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस थे वो 80 to 90% ऑफ द केसेस में पोस्टमार्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट थे वायरस के नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो उसको हम HIV इंसेफेलाइटिस कह रहे थे, अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ और प्राइमरी CNS लिम्फोमा। तो इंट्रोडक्शन इस हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट जो है इसने कम कर दिया है फ्रीक्वेंसी इस तरह के सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन के, लेकिन हाउएवर कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो है वो रेंज कर सकता है माइल्ड से लेके फुल ब्लोन डिमेंशिया तक। तो ये लम्प्ड हुआ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टर्म HIV एसोसिएटेड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, हैंड, ठीक है, HIV एसोसिएटेड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में ये फुल ब्लोन माइल्ड से लेके फुल ब्लोन डिमेंशिया आ जाता है, ठीक है, इस अम्ब्रेला टर्म में, हैंड में। तो ये कंटिन्यू रहा है टू बी अ सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। अब ये जो सिंड्रोम है ना हैंड, ये बिलीव हुआ कि स्टेम करता है फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रोग्लियल सेल्स इन द ब्रेन, ठीक है, उनका जो है माइक्रोग्लियल सेल्स का इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो न्यूरोनल इंजरी जो है लाइकली है कि स्टेम करती है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइन इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द HIV डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूरोनल इंजरी इसीलिए हो रही है कि साइटोकाइन इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन की वजह से उसका एक, और टॉक्सिक इफेक्ट्स जो HIV से डिराइव हुए हैं ना प्रोटीन्स, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूरोनल इंजरी होती है इसमें। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, याद रखिएगा, 1 से 2 हफ्तों के अंदर ऑफ द ऑनसेट ऑफ द प्राइमरी HIV इन्फेक्शन 10% पेशेंट्स में होता है। एंटीबॉडीज़ इस HIV के अगेंस्ट भी डिमॉन्स्ट्रेट हुई हैं और वायरस को जो है CSF से आइसोलेट भी किया जा सकता है। कुछ न्यूरोपैथोलॉजिक स्टडीज़ जो हैं अर्ली और अक्यूट फेजेस ऑफ सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक HIV इन्वेजन ऑफ द नर्वस सिस्टम की, उन्होंने शो किया स्टडीज़ ने कि माइल्ड लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, पेरीवास्कुलर इन्फ्लामेशन और कुछ माइलिन का लॉस भी हो जाता है हेमीस्फीयर्स में, ठीक है, माइलिन का लॉस भी होता है, पेरी वेसल्स के अराउंड पेरीवास्कुलर इन्फ्लामेशन होती है और माइल्ड लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस हो जाता है अर्ली और अक्यूट फेजेस ऑफ सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन में, ठीक है।
जब इफेक्टिव एंटी HIV थेरेपी बिगन की जाए इन द सेटिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन तो उसमें रिस्क होता है न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट एसोसिएटेड विद इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम आयरिस। ठीक है, इस तरह के आयरिस का जो है वो रिस्क होता है न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है, रिस्क होता है न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट का जो साथ में एसोसिएटेड होगी आयरिस के साथ, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के साथ, अगर हम इफेक्टिव एंटी HIV थेरेपी स्टार्ट कर दें। तो न्यूरोलॉजिक जो मैनिफेस्टेशन होगी ना इसमें वो होगी कि रैपिडली डेवलपिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जल्दी से डेवलप करेगी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और सेरिब्रल इडीमा याद रखिएगा। अब इस आयरिस की जो है ना इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, इसकी पैथोजेनेसिस तो अनक्लियर है, लेकिन ये थॉट हुआ है कि ये होता है जब एक्टिवेशन हो जाए प्रीवियसली सप्रेस्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की, जो सप्रेस हुआ था। क्यों सप्रेस हुआ था? क्योंकि HIV का इन्फेक्शन हो गया। तो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया HIV के अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तो अचानक से जो है एक्टिवेशन हो गई है प्रीवियसली सप्रेस्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की, जिसकी वजह से ये आयरिस हुआ है, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हुआ है। नाम से ही पता चला रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो आयरिस ऑफन एसोसिएटेड होता है विद द प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियल, फंगल या वायरल अपॉर्चुनिस्टिक CNS इन्फेक्शन के साथ ही होता है आयरिस। और आल्दो ये ऑल्सो हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंसाइटिंग डिजीज़, उसके बगैर भी ये हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाए, हमने डिस्कस किया कि HIV एन्सेफेलाइटिस जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जो कि वाइडली माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो साथ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स के साथ होगा। ठीक है, ये HIV एन्सेफेलाइटिस, और कभी कभार एसोसिएटेड होता है फोकाई ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस भी होगी इसमें, और रिएक्टिव ग्लायोसिस भी हमें मिलता है इसमें HIV एन्सेफेलाइटिस में। तो यहाँ पे डी फिगर में देखें, यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एन्सेफेलाइटिस। यहाँ पे नोट करें एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गई है माइक्रोग्लिया फॉर्मिंग माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स की, और मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल्स की एक्यूमुलेशन हो गई है। ठीक है, HIV एन्सेफेलाइटिस में। देन कह रहा है कि जो माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स होती है ना, ये ऑल्सो हमें मिलती हैं इन द विसिनिटी ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, वहाँ पे उनके साथ भी हमें मिलेंगी, जो शो करेगा एबनॉर्मली प्रोमिनेंट एंडोथेलियल सेल्स, प्रोमिनेंटली हमें नजर आएंगे, और पेरीवास्कुलर फोमी या पिगमेंट लेडन मैक्रोफेजेस मिलेंगे। अब इस तरह की चेंजेस जो है वो स्पेशली प्रोमिनेंट होते हैं, याद रखिएगा, सब कॉर्टिकल वाइट मैटर के अंदर। ठीक है, यानी ये सारे चेंजेस जो हमने डिस्कस किए, माइक्रोग्लियल नोड्यूल्स मिल रही हैं, टिश्यू नेक्रोसिस, रिएक्टिव ग्लायोसिस, और ये जो माइक्रोग्लियल हमें नोड्यूल्स मिल रही हैं जो कि एबनॉर्मली प्रोमिनेंट एंडोथेलियल सेल शो करेंगी, और वेसल्स के अराउंड पेरीवास्कुलर फोमी और पिगमेंट लेडन मैक्रोफेजेस होंगे। तो ये सारे चेंजेस हमें जो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर होता है ना, वाइट मैटर, उसमें ज़्यादातर मिलेंगे, डायएन्सेफेलोन में ये चेंजेस मिलेंगे, और ब्रेन स्टेम के अंदर ये सारे HIV एन्सेफेलाइटिस में चेंजेस मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है माइक्रोग्लियल नोड्यूल का, ठीक है, वो इस नोड्यूल का मेन कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा, मैक्रोफेज डिराइव्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। ठीक है, अब कुछ केसेस के अंदर हमें ऑल्सो डिसऑर्डर भी मिलता है वाइट मैटर का, जो कैरेक्टराइज हुआ है बाय मल्टीफोकल या डिफ्यूज एरियाज ऑफ माइलिन पेलार। ठीक है, ये वाइट मैटर का मतलब हमें डिसऑर्डर नज़र आ रहा है जिसमें हमें मल्टीफोकल या डिफ्यूज माइलिन पेलार के एरियाज मिलेंगे, एक्सोन्स की स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सोनल स्वेलिंग, और ग्लायोसिस। तो ये भी हमें वाइट मैटर में डिसऑर्डर मिलता है कुछ केसेस में। HIV जो है ना वो प्रेजेंट होता है CD4+ मोनोन्यूक्लियर और मल्टी न्यूक्लिएट मैक्रोफेजेस के अंदर, और माइक्रोग्लिया के अंदर भी हमें HIV मिलेगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अनलाइक द HIV एन्सेफेलाइटिस, जो ब्रेन लेजन्स होती हैं आयरिस की, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूटिव इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, इसमें जो ब्रेन लेजन्स होती हैं वो साथ में एसोसिएटेड होंगे CD8 T सेल इन्फिल्ट्रेट के साथ। वहाँ पे हमने कहा CD4 हमें मिल रहा है ना HIV एन्सेफेलाइटिस में, आयरिस में हमें CD8 T सेल का इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, दोनों, एक तो ब्लड वेसल्स के अराउंड भी मिलेगा और डिफ्यूजली पैरेन्काइमा के अंदर भी मिलेगा ये इन्फिल्ट्रेट, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट HIV बर्डन और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, उनके बगैर। ठीक है, उनके एब्सेंस में। दैट्स इट, ये डिटेल में हो गया HIV। अगली फिर है वायरल एन्सेफेलाइटिस, जो कि है पोलियोमा वायरस एंड प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, PML। तो ये JC वायरस की वजह से होता है, जो कि एक पोलियोमा वायरस है जो प्रेफरेंशियली जाके हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है।
तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है डीमाइलिनेशन हो जाएगी, जैसा कि ये सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट इसमें इंजर भी हो रहे हैं और फिर डाई कर जाएंगे, इस वजह से डीमाइलिनेशन होगी। अब मोस्ट जो पीपल हैं वो सीरोलॉजिक एविडेंस शो करते हैं ऑफ द एक्सपोजर टू द जेसी वायरस, सीरम में हमें मिलेगा ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो ये बिलीव हुआ है कि ये ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल जो ल्यूकोइंसेफेलोपैथी है ये रिजल्ट करती है वायरस की रीएक्टिवेशन की वजह से, ये माना जाता है। ठीक है, जैसा कि ये डिजीज़ जो है वो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में ही सिर्फ होती है, वह उन्हीं में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए ज़रूर इसमें कोई वायरस की रीएक्टिवेशन होती है दोबारा, क्योंकि चाइल्डहुड में भी हमें सीरम में इसमें एविडेंस मिलता है जेसी वायरस के एक्सपोजर का। तो पेशेंट जो है ना, इनको डेवलप होगा फोकल और रेलेंटलेसली प्रोग्रेसिव से न्यूरोलॉजिक साइंस और सिम्टम होंगे उनको, और इमेजिंग स्टडीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ऑफन मल्टीफोकल लेजन्स नज़र आएंगी हेमिस्फेरिक या सेरिबेलर वाइट मैटर के अंदर। ठीक है, मल्टीफोकल होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी हेमिस्फेरिक या सेरिबेलर जो है वाइट मैटर में हमें ये लेजन्स नज़र आएंगी। इसमें फोकल होंगी या रिलेंटलेसली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक साइंस होंगे, सिम्टम्स भी होंगे, और इमेजिंग पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ऑफन मल्टीफोकल लेजन्स मिलेंगी हेमिस्फेरिक या सेरिबेलर वाइट मैटर में, याद रखिएगा। तो अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें लेजन किस तरह की होंगी, अब ये पैची होंगी, इरेगुलर इल डिफाइंड एरियाज़ होंगे वाइट मैटर डिस्ट्रक्शन के, जो कि फिर इनलार्ज कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे जिस तरह से डिजीज़ आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ 23.19 में यहाँ पे प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी दिखाया गया है। ये देखें, ए सेक्शन स्टेन किया गया है माइलिन के लिए, जो हमें शो कर रहा है इरेगुलर पुअरली डिफाइंड एरिया डीमाइलिनेशन का, जो कि कन्फ्लुएंट हुआ है इन द प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ बी फिगर में इनलार्ज्ड एक ओलिगोडेंड्रोसाइट का न्यूक्लियाई है जो स्टेन किया गया है वायरल एंटीजेंस के लिए, और ये सराउंड हुआ है एन एरिया ऑफ अर्ली माइलिन लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पे माइलिन लॉस हो गया सराउंडिंग में। तो अब जो इस तरह की लेजन्स हैं जो हमने कहा फिर बड़ी होती जाएंगी टाइम के साथ, ये हर एक जो लेजन है वो एक एरिया ऑफ डीमाइलिनेशन है असल में। ठीक है, हम प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो हर एक लेजन है ना वो असल में डीमाइलिनेशन का ही एरिया है, जिसके सेंटर में जो है स्कैटर्ड हुए लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस हैं बीच में, और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एक्सोन्स हैं, कम हो गए हैं उसके नंबर। तो एट द एजेस ऑफ लेजन, अब उसकी लेजन की जो एजेस है ना वो ग्रेटली इनलार्ज्ड, वहाँ पे बहुत इनलार्ज हुए ओलिगोडेंड्रोसाइट के न्यूक्लियाई हैं जिनका क्रोमेटिन जो है वो रिप्लेस हुआ है बाय ग्लासी अपीयरिंग एम्फोफिलिक वायरल इंक्लूजन्स। ठीक है, इनका जो न्यूक्लिया है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, जो लेजन के एजेस पे मौजूद हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, उनके न्यूक्लियाई का भी क्रोमेटिन जो है वो रिप्लेस हुआ है बाय ग्लासी अपीयरिंग एम्फोफिलिक वायरल इंक्लूजन्स की वजह से, उसी वायरस जेसी वायरस की इंक्लूजन की वजह से हमें ग्लासी नज़र आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा आपने मॉर्फोलॉजी में याद रखना है कि ये वायरस ऑल्सो हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उनको भी जाके इन्फेक्ट करता है, तो उसके नतीजे में बिजार जायंट फॉर्म्स इरेगुलर हाइपरक्रोमेटिक और समटाइम्स इवन मल्टीपल न्यूक्लियाई के साथ भी हमें मिल सकती हैं, जो कि मिस्टेकन हो सकता है फॉर ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर में ही मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब एस्ट्रोसाइट्स को ये अफेक्ट करेगा, तो इस तरह के बिजार जायंट फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर हाइपरक्रोमेटिक समटाइम मल्टीपल न्यूक्लियाई वाले हमें सेल्स नज़र आएंगे PML में, यानी प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो पैरेन्काइमल इन्फेक्शंस की ही डिटेल चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रेन एब्सेसिस डिस्कस किए, फिर हमने सारी जो वायरल इंसेफेलाइटिस की टाइप से वो डिस्कस की। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास फंगल इंसेफेलाइटिस। तो फंगल इन्फेक्शन जो है ना, ये भी पैरेन्काइमल ग्रेन्युलोमास या फिर एब्सेसिस बना देंगे, जो कि ऑफन एसोसिएटेड होगी मेनिंजाइटिस के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अब कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन है उनमें फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव पैटर्न है। कैंडिडिया एल्बिकन ज़्यादातर जो है मल्टीपल बहुत सारी माइक्रो एब्सेसिस बना देगा, याद रखिएगा, जिसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकती ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। म्यूकोरमाइकोसिस वाला जो है इन्फेक्शन है फंगल, ये सेवरल फंजाई से होता है जो म्यूकोरेल्स को बिलोंग करते हैं, टू द ऑर्डर ऑफ म्यूकोरेल्स। तो ये टिपिकली प्रेजेंट करेगा इन्फेक्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी के साथ या साइनसिस के इन्फेक्शन के साथ, वो भी डायबिटिक पेशेंट पे जिसको कीटो एसिडोसिस है। फिर ये जाके फैलेगा, स्प्रेड करेगा ब्रेन की तरफ थ्रू द वास्कुलर इन्वेजन, या फिर इवन इसकी डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकती है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस की। तो प्रोक्लिविटी जो है म्यूकोर की कि वो इन्वेड करे ब्रेन को डायरेक्टली sets it apart from the other fungi which reach the brain by hematogenous dissemination from distant side। बाकी जो है तो ब्लड के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली करता है, तो ये इसमें डिफरेंस है।
इसके अलावा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये भी डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ वाइड स्प्रेड सेप्टिक हेमरेजिक इन्फेक्शन करवाता है। ठीक है, सेप्टिक हेमरेजिक वाली इन्फेक्शन ब्रेन में करवाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्री डायलेक्शन होती है ब्लड वेसल की वॉल इन्वेजन के लिए। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है ना, उनकी वॉल्स को ये इन्वेड करता है और फिर सब्सिक्वेंट वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। तो ये है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फिर आता है बाकी मेनिंजो इंसेफेलिटाइड्स। वाइल अ वाइड रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स भी जाके हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसकी कवरिंग्स को भी। तो सिर्फ 3 जो हैं वो रिलेटिवली कॉमन एंटिटीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक तो है सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सेरेब्रल इन्फेक्शन इस प्रोटोजोआ के साथ जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है, बार बार हम पढ़ते आए हैं, तो इसका जो ये सेरेब्रल इन्फेक्शन करवा सकता है इम्यूनोसप्रेस्ड एडल्ट्स में या फिर न्यूबॉर्न्स में जिन्होंने ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसप्लासेंटली जो है अपनी मदर से एक्वायर कर लिया है एक्टिव इन्फेक्शन के साथ। तो इसका जो नतीजा होगा, कॉन्सिक्वेंस, वो इसमें एक ट्रायड होता है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पैथो में भी हमने देखा है। ट्रायड में कोरियोरेटिनाइटिस होगा इनको, हाइड्रोसेफेलस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होंगी। एडल्ट्स के अंदर जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो सब एक्यूट होते हैं, इवॉल्व करेंगे हफ्तों के बाद, और ये फोकल भी हो सकते हैं, डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है और ब्रेक डाउन हो रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर का एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो इमेजिंग स्टडीज़ जो है ना, उनमें हमें इडीमा नज़र आएगा जो साथ में रिंग इन्हेंसिंग लेजन के साथ एसोसिएटेड होगा। ये रिंग इन्हेंसिंग लेजन क्या होता है? ये असल में एबनॉर्मल एमआरआई या सीटी स्कैन पे रेडियोलॉजिकल साइन होता है जिसमें हम रेडियो कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, तो ये हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, और साथ में इडीमा भी इमेजिंग स्टडीज़ पे मिलेगी। अब मॉर्फोलॉजी भी जब हम देखेंगे तो ये सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जब इन्फेक्शन एक्वायर होता है ना इम्यूनोसप्रेस्ड वाले एडल्ट्स के अंदर, तो उनका ब्रेन हमें एब्सेस शो करेगा। वो फ्रीक्वेंटली मल्टीपल एब्सेसेस होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि ऑफन इन्वॉल्व करेंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को नियर द ग्रे वाइट जंक्शन पे। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसके जंक्शन पे डीप ग्रे न्यूक्लिया को भी ये अफेक्ट कर सकती हैं। तो अक्यूट वाली जो लेजन है वो कंसिस्ट करेंगी कि उनमें हमें सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ नेक्रोसिस मिलेगा जो कि सराउंड हुआ होगा अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ। ठीक है, सेंटर फोकाई ऑफ नेक्रोसिस है, सराउंड हुआ हुआ अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ। मैक्रोफेजिस की भी वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी और वास्कुलर प्रोलिफरेशन भी याद रखिएगा इसमें हमें मिलेगी अक्यूट लेजन में। दोनों फ्री टैकिजॉइड्स भी और इंसिस्टेड जो ब्रेडिजॉइड्स हैं ये भी हमें पेरिफेरी ऑफ द नेक्रोटिक फोकाई में मिलेंगी। ठीक है, टैकिजॉइड्स भी, और जो इंसिस्ट हो जाती हैं ब्रेडिजॉइड्स वहाँ से सिस्ट से निकल आती हैं, वो हमें इस नेक्रोटिक फोकाई की पेरिफेरी पे नज़र आएंगे। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन। तो इसमें देखें ए फिगर में जो है दिखाया गया है एब्सेसिस जो है वो प्रेजेंट हैं इन दी प्यूटामेन एंड थैलेमस। ठीक है, प्यूटामेन और थैलेमस में ये एब्सेसिस हमें नज़र आ रही है, जबकि यहाँ बी फिगर में जो है फ्री टैकिजॉइड्स डिमॉन्स्ट्रेट हुए हैं बाय इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग। ठीक है, इंसेट जो है ना ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है ब्रेडिजॉइड्स जो कि सूडोसिस्ट की तरह प्रेजेंट हैं, अगेन हाईलाइटेड बाय द इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग। ये ब्रेडिजॉइड्स हैं, जबकि बाकी फ्री टैकिजॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस जो है ये कॉन्सिक्वेंस होता है एंड स्टेज इन्फेक्शन बाय द टेप वॉर्म टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम जो टेप वॉर्म होता है हमने पढ़ा हुआ है, उसका एंड स्टेज इन्फेक्शन जो है इस वॉर्म का सिस्टिसर्कोसिस करवाता है। अगर ये इंजेस्टेड लार्वल ऑर्गेनिज्म जो लार्वा में होता है ये हम लूमेन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को लीव कर दे, तो जहाँ पे ये अदरवाइज डेवलप करेगा इनटू द मैच्योर टेप वॉर्म्स और फिर इंसिस्ट करेगा। ठीक है, वैसे तो ये जीआईटी में जो है वहाँ पे ही इंसिस्ट करते हैं और मैच्योर टेप वॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं इसके लार्वा। ठीक है, जब हम इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो सिस्ट जो है हमें थ्रू आउट द बॉडी मिल सकती हैं और ये कॉमन है ब्रेन के अंदर और सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। सिस्टिसर्कोसिस टिपिकली मैनिफेस्ट करता है एक मास लेशन की तरह जो कि सीजर्स करवा सकती है। इसके सिम्टम्स जो है वो इंटेंसिफाई करेंगे